नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSC के द्वारा जो आपकी बार का पेट का फॉर्म भरा गया है, प्री जो आपका एग्जाम होगा अभी आपका 15 या 16 अक्टूबर है ना, 2 तिथियां आप निर्धारित की गई हैं। एक महत्वपूर्ण परीक्षा है और ये मान के चलिएगा कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा, लगभग मान के चलिएगा 30 लाख से भी ऊपर जो है, नियर अबाउट 30 से 35 लाख लोग जो है आपने यहाँ पे आवेदन किया है। एक महत्वपूर्ण परीक्षा होगी, एक ऐसी परीक्षा जिससे कई भर्तियों के द्वार आपके खुलेंगे। इस परीक्षा को यदि आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो 2 बड़ी परीक्षाएं आपका इंतजार कर रही हैं। पहला एक तो आपका जो है वह लेखपाल, 4 से 5 हज़ार लेखपाल की भर्ती आपकी होनी है, जो कि इस प्रारंभिक परीक्षा के बाद होगी। और साथ ही साथ लोअर PCS के लगभग 600 से 700 पद भी जो है इसमें आपके आने के लिए लाइन में बैठे हुए हैं। कहने का मतलब है कि ये 2 बड़ी परीक्षाएं, यदि आप पेट को क्वालिफाई करते हैं, जब आप इसको क्वालिफाई करेंगे तभी जो है इन दोनों परीक्षाओं में, चाहे लेखपाल हो और चाहे आपका लोअर PCS हो, इस परीक्षा में आप बैठ पाएंगे। एक महत्वपूर्ण परीक्षा है और इस परीक्षा में GS की भूमिका बहुत ज़्यादा है। 50% टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 100 में से 50 क्वेश्चन जो आपके ऐसे हैं जो कि इसी तरह की GS के प्रश्न होंगे। यदि आपकी GS में परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो आप अच्छा कर सकते हैं। इसी परीक्षा को ध्यान रखते हुए मैंने एक सीरीज आपकी स्टार्ट की है जो कि स्पेशली प्रारंभिक पात्रता परीक्षा पर बेस्ड होगी, और जितने भी प्रश्न अब तक एग्जाम में UPSSC के द्वारा पूछे गए हैं या आने वाली परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, इसको मैं यहाँ पे दूंगा। इस वीडियो का प्रॉपर आप अंत तक देखिएगा, इसका नोट्स तैयार करिएगा और एग्जाम देने से पहले इसका आप रिविजन करके जाइएगा। निश्चित रूप से आपकी परफॉर्मेंस जो है वह अच्छी होगी। आइए शुभारंभ करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। आइए शुभारंभ करते हैं आज की इस क्लास का। सबसे पहला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, यहाँ पे दिया गया है पुस्तक अर्थशास्त्र। एक इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, हमेशा प्रश्न आपको बनता है। पुस्तक अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, ये आपसे पूछा गया है। कन्फ्यूजन होती है आप लोग को 2 नामों में, एक आपका है एडम स्मिथ और एक आपका है कौटिल्य, है ना। देखिए यहाँ पे जो पूछा गया है पुस्तक अर्थशास्त्र के लेखक, यहाँ पुस्तक की बात की गई है, इकोनॉमिक्स से कोई मतलब नहीं है। एक पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है यह आपसे पूछा गया है। तो इनके जो लेखक हैं उनका नाम है कौटिल्य, कौटिल्य कहिएगा, या इन्हीं का नाम जो है विष्णुगुप्त, या इन्हीं का नाम चाणक्य मिलता है ना। पुस्तक अर्थशास्त्र के लेखक विष्णुगुप्त या कौटिल्य हैं या चाणक्य हैं, और यह एक ऐसी पुस्तक है, यह एक ऐसी पुस्तक है जिसकी कथा वस्तु किस सब्जेक्ट पर आधारित है, तो राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक शास्त्र पर आधारित यह पुस्तक है, जिसके लेखक कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। आपको एडम स्मिथ से लेकर प्रॉब्लम होती है, समस्या ऑप्शन में एडम स्मिथ भी दिया जाता है, ऑप्शन में जो है विष्णुगुप्त का नाम भी दिया जाता है, और मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, आप एडम स्मिथ लगाते हैं। एडम स्मिथ आपको कब लगाना है, अगर आपसे पूछे कि विषय अर्थशास्त्र के जनक कौन है, इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, तब उत्तर आपका एडम स्मिथ होगा। लेकिन यहाँ पुस्तक की बात की गई है, तो पुस्तक अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो विष्णुगुप्त या चाणक्य हैं, इसको आपको ध्यान देना होगा। एडम स्मिथ कब लगाना है और कब आपका चाणक्य लगाना है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, यहाँ पे दिया है केंद्रीय सांख्यिकी आयोग, है ना, केंद्रीय सांख्यिकी आयोग, इसी को शॉर्ट में आप कहते हैं CSO यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये आपसे पूछा गया है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इकोनॉमिक्स से लिया गया क्वेश्चन है। कहाँ पर इसका मुख्यालय है, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में, नई दिल्ली में जो है CSO का मुख्यालय है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। और इस संगठन का कार्य क्या है, भारत में नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना, दोनों चीजें आपसे पूछी जाती हैं। ऐसे आपको देगा, 4 संगठनों का नाम आपको दिया जाएगा। एक ऑप्शन आपका रहेगा केंद्रीय सांख्यिकी आयोग यानी CSO, और पूछता है कि निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है, आप बताएंगे CSO। या पूछेगा सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नई दिल्ली में। मेरा प्रश्न आपसे है, कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दीजिएगा। भारत में पहली बार किस व्यक्ति के द्वारा, किसके द्वारा जो है राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया था और कब लगाया गया था, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है,
प्रोफेसर अमर्त्य सेन, एक इंपॉर्टेंट नाम होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होगा। भारत के लिए पहले अर्थशास्त्री, एक ऐसे व्यक्ति जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला पुरस्कार मतलब पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था, अमर्त्य सेन। पूछा गया कि अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? कमेंट सेक्शन में आपको यहाँ पे देखिए बताना होगा। 1998 आपका जो है उत्तर होगा 1998। 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए अमर्त्य सेन को जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पाने वाले, पहले पुरस्कार पाने वाले आपके ये पहले भारतीय थे। तो इनको भी आपको ध्यान रखना है किस वर्ष किया गया है। तो 1998 आपका यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, वह आपका सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है गरुण शक्ति सैन्य अभ्यास। एक दो क्वेश्चन ऐसे भी डाल दिए जाते हैं। गरुण शक्ति सैन्य अभ्यास, जितने भी भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ जो सैन्य अभ्यास हुए हैं, वहां से प्रश्न आपको बनता है गरुण शक्ति सैन्य अभ्यास का संबंध किन दो देशों के साथ है? तो याद रखिएगा गरुण शक्ति का संबंध जो है एशियाई देश से पड़ता है इंडोनेशिया और भारत, है ना, ये दो के बीच में है। देखिए दो तीन सैन्य अभ्यास में आपको बता दूं, एक आपका है इंद्र सैन्य अभ्यास भारत और रूस के बीच में है। गरुण सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में है। शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में है। दोनों को कंबाइन कर दिए गरुण शक्ति आपका बनता है। गरुण शक्ति का संबंध फ्रांस से नहीं है, ये याद रखिएगा, एग्जाम पे कंफ्यूजन ज़्यादा होती है। गरुण सैन्य अभ्यास पूछा जाए भारत फ्रांस के बीच में, शक्ति सैन्य अभ्यास पूछा जाए भारत फ्रांस के बीच में। गरुण शक्ति दोनों जब कंबाइन होंगे तो भारत फ्रांस के बीच में नहीं है, बल्कि किसके बीच में है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में है। एक सैन्य अभ्यास मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का संबंध किस देशों से है, किन दो देशों से, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है अल्फांसो आम का संबंध किस राज्य या किस क्षेत्र से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीआई टैग से संबंधित है। अल्फांसो आम की एक प्रजाति है ना। अल्फांसो आम एक आम की प्रजाति है। इसका संबंध किस राज्य से है? राज्य आपसे पूछा गया महाराष्ट्र। रत्नागिरी क्षेत्र अगर पूछा जाएगा रत्नागिरी बताइएगा, और अगर राज्य पूछा जाएगा महाराष्ट्र। अल्फांसो आम की प्रजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। वहाँ की एक उन्नत किस्म है और इसे स्थानीय भाषा में हापुस आम भी कहते हैं, है ना। जीआई टैग, ये आम की प्रजाति चर्चा में क्यों आई? क्योंकि इसे भौगोलिक संकेतक जीआई टैग में शामिल किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, है ना। जियोग्राफिकल इंडिकेशन कहा जाता है। इसरो की स्थापना, इसरो एक संस्था है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहा जाता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी संस्था जिसका कार्य अंतरिक्ष के क्षेत्र में निरंतर खोज करना है, आविष्कार करना है, डिस्कवरी करना है। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये आपसे पूछा गया है। 1969 1969 आपका उत्तर सही होगा। और इसका अगर पूछ दिया जाए कि हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय आपका कहाँ पे होगा? बंगलौर कर्नाटक की राजधानी है, और यहीं पर आपका इसरो का स्थापना हुआ है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है ना। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। 10-10 ही क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो निश्चित रूप से जो है कहीं भी आपके 20 से 25 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, है ना। कहने का मतलब ये है कि इसको आप स्किप मत करिएगा। जो चीज़ें आपकी आती हैं कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मत लिखिए, लेकिन जो आपको नहीं आता है उसको जरूर लिखिएगा, उसका एक प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, उसका रिवीजन करिएगा, है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है कि सिटी को आप स्मार्ट सिटी, विश्व की बात हो रही है, विश्व में किस सिटी को आप स्मार्ट सिटी या धूम्र नगरी के नाम से भी जानते हैं? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। वर्ड की बात हो रही है तो विश्व में याद रखिएगा शिकागो। विश्व में शिकागो को जो है आपका धूम्र नगर कहा गया है। शिकागो में ही आपकी विश्व की मांस मंडी है। और कभी कभी आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो धूम्र नगरी शिकागो है वह किस झील के किनारे है? तो एक झील आपको मैं बता दूं, मिशिगन, है ना। महान झील प्रदेश की एक झील मिशिगन, जो पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा में स्थित है। मिशिगन झील के तट पर आपका शिकागो शहर, जिसे आप मांस की मंडी के लिए जानते हैं और विश्व का धूम्र नगर कहा जाता है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा भारत में आप किसे धूम्र नगरी, धुआं नगर या स्मार्ट सिटी के रूप में जानते हैं? उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा।
अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, याद रखिएगा। एनसीएससी नेशनल काउंसिल फॉर शेड्यूल कास्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन जो है वह किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद मैं आपको बता दूंगा 338 है ना, अनुच्छेद 338 के तहत जो है एनसीएससी नेशनल काउंसिल फॉर शेड्यूल कास्ट की स्थापना की गई थी। अनुच्छेद 338 ए की बात करिएगा तो एनसीएसटी नेशनल काउंसिल फॉर शेड्यूल ट्राइब की स्थापना की गई है, और 338 बी की बात करिएगा तो एनसीओबीसी नेशनल काउंसिल फॉर अदर बैकवर्ड कास्ट की स्थापना की गई है। तो तीनों ही आयोग आपके, चाहे शेड्यूल कास्ट आयोग हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब आयोग हो, और चाहे आपका ओबीसी आयोग हो, इन तीनों का संबंध अनुच्छेद 338 है। एबीसी ए बी आपको याद रखना होगा, 338 में आपका शेड्यूल कास्ट आयोग, 338 ए में आपका शेड्यूल ट्राइब आयोग, और ओबीसी आपका 338 बी में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखिएगा। इसके बाद भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था, किस वर्ष अपनाया गया था, ये आपसे पूछा गया है, याद रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, 22 जुलाई सन 1947 है ना, 22 जुलाई सन 1947 को यह आपका अपनाया गया था। भारत का जो वर्तमान स्वरूप है भारतीय ध्वज का, है ना, 22 जुलाई सन 1947 को अपनाया गया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस वर्ष अपनाया गया था, आपसे कमेंट में उत्तर अपेक्षित होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, संविधान सभा के समक्ष किसके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, याद रखिएगा। 13 दिसंबर है ना, 13 दिसंबर सन 1946 जबकि संविधान सभा की तीसरी बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था। और एक डेट मैं आपको और बता रहा हूँ, 22 जनवरी सन 1947 को यह उद्देश्य प्रस्ताव जो है पूरे संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, एडॉप्ट कर लिया गया था। और बाद में यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया था। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का जो उत्तर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, कब किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को, जबकि संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी, है ना। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जो भाषा है वह किस देश से ली गई है, और साथ ही साथ भारतीय संविधान का जो विचार है वह किस देश के संविधान से लिया गया था, और भारतीय संविधान में कितने बार संशोधन अब तक के इतिहास में हुआ है। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। ये रहा एक छोटा सा वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि ऐसे अभ्यर्थी तक यह वीडियो पहुंच सके जिसको वास्तव में ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।